औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। सियासी शतरंज आपको वेलकम कहते हैं और आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए ज़रूर एंड तक देखिए। काय से हम जानते हैं कि रात को पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। 300 रुपए करीब पेट्रोल हो चुका है। पहले जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी तो लोग दुहाइयाँ देते थे, सियासी पार्टियों से शिकायत करते थे, कभी पीटीआई से, कभी पीपल्स पार्टी से, कभी मुस्लिम लीग नून से। लेकिन हम निगरान हुकूमत में पैसे बढ़ाएं तो लोग सोच रहे हैं किससे शिकायत करें, क्या कोई सुनने वाला है या नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जो जिस वजह से बाइख्तियार किया गया था निगरान हुकूमत को, वो यही वजह थी कि IMF के साथ डील करनी है और जब जब वो कहेंगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, आवाम पर बोझ डालना है, जो IMF कहेगा उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो होंगे। ये तो मुआशी लाइन हमारी वाज़ेह है। सियासी लाइन की बात की जाए तो आपको बताऊं कि जब तक ये लोग हुकूमत में थे, जब तक हमारी कानून साज असेंबली में सारे मुकन्नना मौजूद थे, इन्होंने आखिरी दिनों में एक के बाद एक कानून पास कराया। कुछ ही दिनों में 50-60 कानून ही पास हो गए। लोग बड़े परेशान हुए, हैरान हुए कि इतनी फुर्तियां आखिरी दिनों में, लाजवाब, बहुत अच्छा। लेकिन अब हम देख रहे हैं सदर मुमलिकत ने दर्जन से ज्यादा कानून वापस भेज दिए हैं जो कि अगली हुकूमत के आने तक लटक जाएंगे। साथ साथ इन आखिरी दिनों में हमने देखा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पहली बार निगरान हुकूमत को वो पावर्स दी गई जो पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में पहले कभी नहीं दी गई। और हमने ये भी देखा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इन्हीं सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने ये इजाजत भी दी कि नई हल्का बंदियां की जाएं, जिसकी वजह से ताखीर होगी इलेक्शन में। फिर हम अब ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये पावर से निकल गए हैं, नई निगरान सेटअप ने पावर संभाल ली है, उसके बाद सारी पार्टियां एक ही मुतालबा कर रही हैं, 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं, जो कि उनको मालूम है कि होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने ही कानून साजी की है, उन्होंने ही इजाजत दी है नई हल्का बंदियों की। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। यकीनन जो सियासी शतरंज इस वक्त चल रही है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। क्या है हम पूछेंगे आज पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी। लेकिन साथ साथ मैं एक और वाकई की मजम्मत करता चलूँ, वो है जड़ावाला सानेहा। यकीनन हमारा दीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी नुकसान पहुंचाएं। सबसे बड़ा मुनाफिक वो है जो किसी और को मुनाफिक कहे। नबी करीम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें सब कुछ सिखा दिया था। उनके ऊपर कोई कचरा फेंकता था वो कुछ नहीं कहते थे, जुल्म करता था वो कुछ नहीं कहते थे, बर्दाश्त करते थे। लेकिन आज हम में अदम बर्दाश्त आ चुकी है। बर्दाश्त हम कुछ करने को तैयार नहीं। हमारा मजहब जो अमन और प्यार का पैगाम देता है, इस्लामोफोबिया को हवा देकर हमारे मजहब की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम उलमा कराम से भी गुफ्तगू करेंगे इस बारे में आज के प्रोग्राम में कि कौन कर रहा है ये कोशिश, क्यों ये हो रहा है, और जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है। हम मुसलमानों को कोई इजाज़त नहीं है कि हम किसी के इमलाक को इस तरह नुकसान पहुँचाएँ। शायद इसकी बड़ी वजह यह भी है कि हमें अदल व इंसाफ के निज़ाम पर भरोसा नहीं रहा है और हर कोई कानून अपने हाथ में लेने को तैयार है। इसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब से। बुखारी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी बमुकाबला नवाज शरीफ, क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे या नवाज शरीफ? आवाम ने करना है आपकी नजर में सर? हर पोलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ख्वाहिश रखती है और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश भी होगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म है। लेकिन ये अल्टीमेटली जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे उसी पे डिपेंड करता है कि किसके पास सीट ज्यादा है नाश्ता करनी है। तो कोशिश तो हर शख्स की है, मियाँ साहब की भी ख्वाहिश है, उनकी तो आज भी कोशिश करेगी, ये बताइए बुखारी साहब के मैं आपका इंटरव्यू सुन भी रहा था न्यूज़ पे, आप गुज़िश्ता रोज भी गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने कहा कि निगरान सेटअप का नाम जो निगरान वजीर आजम का नाम है वो एग्जीक्यूटिव और हाउस से नहीं दिया गया। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि जिस पार्लियामेंट का आप हिस्सा हैं, अगर वो निगरान वजीर आजम का नाम ही तजवीज़ करता नहीं और निगरान वजीर आजम बन जाता है तो क्या वो पार्लियामेंट डमी नहीं कहलाएगी हुजूर? और आप उस डमी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे इतने साल। मेरा ख्याल है आपने आइन को पढ़ा नहीं है, मैंने ये भी कहा कि एग्जेक्टिव का नाम जो है वो कबूल नहीं किया, एग्जेक्टिव ने तो कबूल किया जो चीफ एग्जेक्टिव था, क्योंकि ये डिस्कशन डेलिब्रेशन बिटवीन टू पर्सन, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, और अगर नाम लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रपोज किया और उस पर एग्रीमेंट आ गया लीडर ऑफ हाउस का, उसमें कौन सी कबात है? इससे पार्लियामेंट की वीकनेस क्या है?
जिसका पोजिशन भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो ये तो पार्लियामेंट के दोनों जो सुकून है उन्होंने फैसला किया, इसमें ऑब्जेक्शन होने की कोई बात नहीं है। या मिसकंसेप्शन है कि जी वो चीफ एग्जेक्टिव का नाम जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन देखा हुआ आइन में कि जो नाम चीफ एग्जेक्टिव जो है वही एक्सेप्ट होगा। ये एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये काम दोनों का था, मियां शहबाज शरीफ का, राजा रियाज का। जब उनसे एग्रीमेंट हो गया तो ना आपको एतराज होना चाहिए ना मुझे एतराज होना चाहिए। सर एतराज मेरा यह है हुजूर कि मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि इस वक्त जो हमारे सियासतदान जिन्होंने निगरां हुकूमत को इख्तियार बाइख्तियार बनाने के लिए, तारीख में पहली बार 76 सालों में इतनी पावरफुल निगरां हुकूमत नहीं आई जितनी इस वक्त आई है। हमने कानून पास किया पार्लियामेंटेरियंस ने और फिर उनको ये पावर्स दी। हमारे ही सीसीआई के इजलास में हमारे ही सियासतदानों ने नई हल्का बंदियों का ऐलान किया, अप्रूवल दिया और फिर मालूम पड़ा कि इलेक्शन डिले होगा। लेकिन आज सारी सियासी जमातें इस बात पे परेशान नजर आ रही हैं कि 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे और हर कोई यही मुतालबा कर रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ। क्यों है सर इतनी इनसिक्योरिटी इस वक्त? मेरा ख्याल है आपकी परेशानी आपकी जात तक है। नहीं सर, रजा रब्बानी साहब ने भी खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि सीसीआई के फैसले को मुअत्तल किया जाए और 90 रोज में इलेक्शन यकीनी बनाया जाए। जी सर, आपने मेरा जवाब नहीं सुना। जी सॉरी। ये कहाँ लिखा है कि जी ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं तो कानून साजी करे। कानून साजी कुल्ली तौर पे अच्छा कानून बनाए या बुरा कानून बनाए, ये इख्तियार जब आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ऐलान में भेज देते हैं, इख्तियार तो उनके पास है और आइन उनको ये इख्तियार देता है। आपकी सोच में आइन कानून अच्छा था या बुरा था वो डिफरेंट अप्रोच है, वो हर आदमी का परसेप्शन है। इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पहली बात मियां भाई साहब आपके साथ मुझे उसका पता नहीं क्या आपने लिखा उसको याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बात चैलेंज की है कि हर सिटीजन का काम बनता है को अदालत से दरवाजा खटकाए अगर वो समझता है कि वो कोई ऐसा कानून जो अल्ट्रा वारिज है या ऐसी फंडामेंटल राइट्स है तो वो बिल्कुल कोर्ट में जा सकता है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हो चाहे वो कोई और कॉमन सिटीजन हो, लेकिन अल्टीमेटली फेस तो वो करें। बस बुराई तौर पर उन्होंने चैलेंज किया कि ये सीसीआई का जो डिसीजन था सेंसस के हवाले से, देखिए वो इख्तियार भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास आइन ने दिया हुआ है। लेकिन सर आइन कहता है कि निगरां सेटअप जो है सीसीआई में नहीं बैठ सकता, जो मौकिफ आज आबिद जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि 2 निगरां वजीर आला थे। मुझे वो आप प्रोविजन बता दें, आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा है निगरान नहीं बैठ सकता। एक बात, दूसरी बात मेजोरिटी डिसीजन होता है, अगर उनकी 2 वोट आप निकाल भी दें तो फिर भी मेजोरिटी डिसीजन है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। बुखारी साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए आखिरी मिनट पे जिस तरीके से कानून साजी हुई थी, आज भी सदर मुमलिकत ने दर्जन से ज्यादा बिल्स वापस भिजवा दिए हैं जिनका मुकद्दर जो है अब अगली हुकूमत आने के बाद तय होगा। जल्दबाजी की कानून साजी की थी आप लोगों ने हुजूर? मैं तो जल्दबाजी के हक में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड नेशनल असेंबली के सेनेट से वो फॉलो करने चाहिए। कानून साजी एक प्लस के लिए नहीं होती। अच्छा ये बताइएगा हुजूर वक्त कम है, मेरे पास सवाल बहुत है, आपसे पूछना चाहता हूं। बुखारी साहब बड़ी मुश्किल से आपने हमें वक्त दिया है। ये बताइए कि इंतखाबात में ताखीर से संगीन नताइज होंगे, क्या होंगे वो संगीन नताइज? देखिए बात अब इसमें मैंने 12 में बहुत सारे टेलीविजन से ये कह चुका हूँ, जब आइन के 2 आर्टिकल्स है, एक 224 है एक 51 है, तो ये दिखाई का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना, स्टेट गवर्नमेंट को भी करना। अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन करवाना लोग जगह ये कॉम्पिटेंस इलेक्शन कमीशन की है, कमीशन इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाए और वो जब का कमीशन रख के 224 के भी आर्टिकल को भी रख के फैसला करे। लेकिन सर हम हर पाकिस्तानी को याद पड़ता है कि थोड़ा वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और फिर सारी सियासी जमातें बोल रही थी कि नहीं जरूरी नहीं है। अब सब कह रही हैं जरूरी है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या ये? आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप बात कर रहे हैं तो वो जो प्रोफेशनल फैमिली थी उनके हवाले से बात थी तो जजमेंट भी कैसे करते हैं, वो डिवाइडेड ओपिनियन का जजेस का, कुछ का था ये 3 का लिखी है, कुछ का था 4-3 का। तो लेट्स नॉट डिस्कस पास में होना था उधर गया, हम फोकस करें मुस्तकबिल पे।
हम समझते हैं कि आइन की जो है बालादस्ती में रहनी चाहिए, सिस्टम की कंटिन्यूटी इसीलिए हम आइन के अमल बरामद करें और उसके लिए एसोसिएशन का अपना रोल अदा करना चाहिए। ये बताइएगा बुखारी साहब कि आपके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने वालिद मोहतरम से दरखास्त की थी और नवाज शरीफ साहब से भी दरखास्त की थी कि सियासत को हमारे लिए और उनके लिए और मरीम नवाज साहिबा के लिए आसान किया जाए। क्या क्या आसानी करने की जरूरत है बुखारी साहब? देखिए, बुनियादी बात ये थी कि हम जो कंसिडरेशन की सियासत में पड़े थे उसे निकलना चाहिए हमें आज क्योंकि जो पॉपुलेशन हमारी बिलो 40% ऑलमोस्ट 60-65% है, उनके लिए हमें अपना प्रोग्राम देना चाहिए। हर वक्त के जो सियासत के तकाजे होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। 20s की सियासत के तकाजे और थे, 90s के और थे। आज चैनल बिलावल ने बड़ा देखा, आज के तकाजे हैं, हमें उनके अमल बरामद करना चाहिए। एक रोशन मुस्तकिल दिखाना चाहिए हमें नौजवान नस्ल को, और ताकि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ सके। इसमें कोई बुराई नहीं है। हुजूर, अब मैं आपसे एक सवाल यकीनन पूछना चाहूंगा जमहूरियत के हवाले से कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, जमहूरी इक़दार की बात करती है, आइन की बात करती है और बड़ी कुर्बानियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने। क्या आने वाले वक्त में भी आपको कुर्बानियां नजर आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है इस मुल्क के रूल लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ समझती है और हम बिलीव करते हैं ये पार्लियामेंट की जो मजलिस है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत जरूरी है, इसकी इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी के लिए बहुत जरूरी है। और पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि आइन जो 1973 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत में दिया, इस आइन के मुताबिक इस मुल्क के स्टेट ऑर्गन को काम करना चाहिए और अपने पैरामीटर जो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अंदर रहकर काम करना चाहिए। यकीनन यकीनन, अल्लाह करे सर हुजूर ऐसा ही हो। लेकिन जो इस वक्त हमारे सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात हैं वो हमें किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गुफ्तगू प्रोग्राम में जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने जाना, नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे इस ब्रेक के बाद कि जो इस वक्त सियासी शतरंज चल रही है इसमें कौन किसको चेकमेट कहने वाला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। पहले पार्ट में हमने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लिया, अब हम लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़। क्या आखिर सियासतदान चाहते क्या हैं, क्या होने जा रहा है, कब होंगे इलेक्शन, निगरान सेटअप पे एतराज़ात। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल जो आज मैं पूछने जा रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा। सलमा भट्ट साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा आपसे पहला सवाल वही होगा जो मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से ही पूछा कि पहले सियासतदानों ने खुद इख्तियार दिया निगरान सेटअप को कि वो डे टू डे अफेयर्स के अलावा भी बड़े बड़े फैसले कर सकें। फिर सियासतदानों ने खुद सीसीआई के अंदर ये फैसला किया कि अब हल्का बंदियां होनी है। लेकिन अब एक फीवर, एक बुखार चढ़ गया है सबको, सबका यही बयान है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, जबकि वो जानते थे इख्तियार देते वक्त कि इख्तियार इसलिए दिया जा रहा है कि 90 रोज से ज्यादा वक्त लगेगा। सीसीआई में फैसला करते वक्त हल्का बंदियों को मालूम था कि इसकी वजह से 3-4 महीने डिले होगा। लेकिन अब वही सियासतदान, वही सियासी पार्टीज कह रही हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाए। क्या ये दोगलापन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सियासतदानों के? सर मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देख लेंगे तो सियासी तौर पर हालात बहुत स्मूथ नहीं है। इसको हम स्मूथ ट्रैक नहीं कह सकते जिस पे सेल करते हुए पीडीएम या इत्तेहादी हुकूमत चलती आई। कुछ सियासतदान तो मैडम 76 ईयर्स से कहते हैं कि स्मूथ नहीं रहे हैं, पूरे 76 साल ही हम जी बिल्कुल नहीं रहे हैं। रॉकी जी सरफेस बिल्कुल नहीं पर रहे हैं। हैं। 76 साल से हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो है सिचुएशन वो कभी भी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ, बहुत स्मूथ नहीं रही है। उसकी एक आपको वाज़ह मिसाल ये है कि अगर स्मूथ होती, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो चुकी होती तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका होता। और हमें मजबूत जमहूरियत के लिए सियासत को एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा और यही हमारा अल्टीमेट हल है। क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसका अल्टीमेट हल जमहूरियत है और पार्लियामेंट है, और उसका अल्टीमेट हल है एक सियासत को इंस्टीट्यूशन के अंदर तब्दील कर देना। जहाँ तक आपकी रही बात कि हमने
बहुत सारे इस तरह के फैसले किए गए जिसमें ये कहा जाता है क्योंकि हमारी जो मौजूदा सूरत हाल थी, मुआशी सूरत हाल थी और जो हमारी सियासी सूरत हाल थी, आप उससे बाखबर है। जो जितना भी मीडिया है सबको हमसे बेहतर जानता है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास IMF का दौरानिया था पिछले 16 महीने में, फिर जिस तरह से सियासी मामलात हो चुके थे, अगर हम उसमें एक इत्तेहादी हुकूमत ना बनाते, सियासी कंसेंसस बिल्ड ना करते, तो आज हम पाकिस्तान को शायद डिफॉल्ट से ना बचा सके होते। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से बचाकर पाकिस्तान को यहाँ पर लाकर खड़ा किया। 1.5 साल में ये इत्तेहादी हुकूमत और ये जो सियासी पार्टियां थी, ये सिर्फ मुल्क के बहरान से निकालने की कोशिश कर रही थी। अगर हमने उसको मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसका अगला हल सिर्फ यही है कि यहाँ पर एक इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे 5 साल की एक हुकूमत मेरे सवाल का जवाब दे दें मैडम। आप मैडम प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें। 90 रोज के इंतखाबात का मुतालबा करके इस स्टेटमेंट से क्या किसी पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या हासिल किया जा रहा है स्टेटमेंट के थ्रू? नहीं जी, जो इलेक्शंस हैं वो कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और जाहिर बात है इलेक्शन अपने आईनी मुद्दत में होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें इसके लिए मुत्तफिक हैं। लेकिन आइन में आप लोगों ने ही तरमीम कर दी है ना मैडम, उसके बाद तो उनके पास आईनी ताकत बढ़ गई है निगरान सेटअप के पास, तो आईनी तौर पर वो तो लंबा कर सकते हैं। आइन के अंदर ये तरमीम नहीं की गई कि इलेक्शन का टाइम चेंज कर दिया जाएगा। आइन के अंदर वो और तरमीम की गई है, वो कहा गया है कि फैसलों की जो गुंजाइश पैदा की गई है वो मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखकर पैदा की गई, जहां पे हम स्टैंड बाय IMF का 9 महीने का प्रोग्राम लेकर खड़े हुए हैं और हम एक हुकूमत जो प्रोग्राम लेकर आई थी वो अब जा चुकी है और उसकी जगह पर निगरान सेटअप आ गया है। और आप जानते हैं कि निगरान सेटअप जो होता है उसमें और एक जो हुकूमत होती है, इलेक्टेड हुकूमत होती है, उसके अंदर एक फ़र्क होता है। उन दोनों के इख्तियारात में फ़र्क होता है। लेकिन इस वक्त पर इस स्टैंड बाय प्रोग्राम के साथ फैसला साजी की जरूरत थी। आने वाली हुकूमत के लिए हम वो बारूदी सुरंगें नहीं बिछा कर जाना चाहते थे जो हमें बिछी हुई मिली थी 2022 अभी लग ऐसा रहा है मैडम कि आपने कुछ बारूदी सुरंगें छोड़ी थी जिसकी वजह से निगरान को आके फौरन से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। नहीं, हमने ऐसी कोई बारूदी सुरंगें नहीं छोड़ी थी। हमने बारूदी सुरंगें जो है वो बंद की हैं, वो हमने ठीक कर दी हैं। हमने श्रीलंका बनने से बचाया है। फिर आज पेट्रोल 300 रुपए का और डॉलर 300 रुपए का क्यों हो गया है मैडम? जी, ये डॉलर 300 रुपए का और पेट्रोल 300 रुपए का आज नहीं हुआ। मैं आपको याद होगा 2020-21 में उमर अयूब खान की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, याद है? उन्होंने कहा कि जुलाई में पेट्रोल 310 रुपए का हो जाएगा। याद है आपको? बिल्कुल याद है। इसका मलबा आप इस हुकूमत को नहीं दे सकते जो इत्तेहादी हुकूमत अपना 16 महीने का इत्तेहाद खत्म कर आ रही है ना, ये उसकी नहीं है। मैं आपको वो आप 2017 में यही पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में 67 रुपए लीटर डलवाते थे ना, मेरा ताल्लुक उस वक्त से, उस दौर से। अब जब हमारी हुकूमत रही थी तो इस पेट्रोल की हालत बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी और उसको अब आप इस तरह नहीं कह सकते कि 300 रुपए का आज हुआ है। डॉलर जो बेलगाम हुआ है वो आज नहीं हुआ। डॉलर बेलगाम तब हुआ था जब डॉलर को 2019 के बाद लगाम नहीं मिला। आप उसकी हमें ये तारीखें याद रखनी पड़ेंगी, ये ट्रैक याद हम बार बार दोहराना पड़ता है टेलीविजन पर बैठकर, ताकि नाजरीन को ये पता चल सके और सबको ये याद रहे कि हालात किस वक्त बदले थे, हालात कब इस तरफ चले थे। हालात अप्रैल 2022 में नहीं बदले, उससे ऑनवर्ड हालात बेहतर हुए हैं। जब आप 2018 में जब हम हुकूमत छोड़कर गए थे, मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़कर गई थी, तब आपको आलमी जरीदे क्या कहते थे कि एक ये 2016 में कहते थे कि सरप्राइज्ड इकोनॉमी है। हमारे बारे में कहा जाता था हमारी स्टॉक मार्केट जो थी ना वो 52,000 पर थी जो हम छोड़ कर आए थे। जब हमें 2022 में मिली तो वो 39,000 चलें, राइट। माजी की बात छोड़ें, मुस्तकबिल की बातें करते हैं और करंट माजी की बात देखिए। माजी की बात, ब्लेम गेम तो मैडम बहुत पुरानी है ना मैडम, ये ब्लेम गेम बहुत पुरानी है कि उन्होंने किया। लेट्स फाइंड अ वे फॉरवर्ड। अब मुझे ये बताइए मैडम कि एक ऐसी पार्लियामेंट, ऐसे मुकन्निना, ऐसे अवामी नुमाइंदे जो खुद एक निगरां वजीर आजम का नाम ना दिया हो और उसको निगरां वजीर आजम बनते हुए देखें, क्या वो पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट नहीं कहलाएगी कि ना ही उन्होंने नाम दिया, नहीं उन्होंने नाम दिया और एक और नाम सामने आ गया जो वजीर आजम बन गया? अभी तक कोई बता नहीं रहा कि वो नाम कहां से आया है। तो इतनी बेबस पार्लियामेंट पहले तो नहीं देखी हमने। नहीं जी, एक इतनी बेबस पार्लियामेंट होती तो वजीर आजम शहबाज शरीफ इस तरह से फेयरवेल लेकर रुखसत ना होते। इतने बाइज्जत तरीके से उनकी फेयरवेल होकर वजीर आजम हाउस से जिस तरह वो निकले, जिस तरह से निगरान वजीर आजम ने उनको आके खुद रुखसत किया और जिस तरह से उन्होंने निगरान वजीर आजम का इस्तकबाल किया, ये बिल्कुल मनाजिर आपके सामने आप देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो सियासी मुशावरत का अमल जो है वो हम देख रहे थे और जरूरी नहीं है कि नाम जो है वो पहले जो दिए जाए वही आए। बाजुकात
सियासी हिकमत अमली के तहत भी शायद नाम जो है वो उसको एंड तक रखा जा सकता है। क्या आपको इसमें मालूम कोई है नाम बुराई कहाँ नहीं से है। आया था निगरान वजीर आजम का मैडम? इसका नाम डेफिनेटली जो है वो सियासी मुशावरत से ही आया, और कहाँ पर से हमारे नहीं। पास ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो ये वाजे कर रहे हैं कि ये नाम ना ही अपोजिशन की तरफ से आया, ना ही ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आया। जी, उसमें बहुत सारे नाम थे, एक नाम नहीं था, बहुत सारे नामों पे मुशावरत रही, कुछ नामों पे हमें इतराज था, कुछ नामों पे ऐसा होता है, नामों के ऊपर चले ये बताएं, आप चाहती है 90 दिन में इलेक्शन हो? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आईनी तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, आईनी मुद्दत में इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम एक आइन में सियासी ये जमात गुंजाइश मौजूद है, मुल्क के हालात अगर खराब हो तो आप लंबा कर सकते हैं, तूल दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अब जो हालात है, मुझे लगता है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान के पास इलेक्शन में जाए बगैर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, इलेक्शन जरूर होने चाहिए। हमें एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है, एक मुस्तहकम पार्लियामेंट की जरूरत है जो 5 साल के लिए आए। और डेफिनेटली इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल में अगर आप मेरी राय देंगे मेरे तो ख्याल मुझे से लगता है मैडम कि इस नवाज वक्त तो हमें शरीफ से सबसे ज्यादा एक मुस्तहकम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जी। आयद होती है। और आज भी हम देख रहे हैं कि आरिफ जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि सीसीआई के फैसले को मुअत्तल करें और ये हल्का बंदियों का फैसला कैंसिल करें। बहुत सारे इस वक्त प्रेशर्स क्रिएट हो चुके हैं। आपको मैं फिर पूछता हूं कि आपको जनवरी फरवरी मार्च से पहले तो इलेक्शन होने नहीं है ना, आपको भी मालूम है मैडम? देखें, मार्च में हमारा क्योंकि जो सेनेट है उसका टाइम भी पूरा हो रहा है और उससे पहले हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज होना जरूरी है, तो इसलिए डेफिनेटली मैं तो पहले बार बार ये बात कह रही हूँ कि हमें इलेक्शन करना पड़ेगा, इलेक्शन से बगैर कोई रास्ता और नहीं बिना है। नवाज और शरीफ हमें के आप क्या समझती है, पीएमएलएन कुछ कर पाएगी? जी, हम बिना नवाज शरीफ के कुछ करना चाहते ही नहीं तो कर पाएंगे क्या मतलब है? नवाज शरीफ वापस आएंगे, नवाज शरीफ पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और लेकिन जो वापस तब नवाज आएंगे जब शरीफ रिस्क जीरो होगा मैडम, जब कोई खतरा ना हो। जी, डेफिनेटली नवाज शरीफ को कोई खतरे की परवाह नहीं है। खतरे की इतनी परवाह होती तो वो शायद 13 जुलाई 2018 को ना आते। जिस तरफ आप इशारा करें वो वाली कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मैं बिल्कुल इस चीज को सेकंड करती हूँ कि नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिकल लीडर और नवाज शरीफ जैसे सियासतदान को मुल्क में वापस आने के लिए जीरो रिस्क होना मैडम एक सवाल आपसे पूछना ऐसा ही चाहूंगा। होना चाहिए। आज हमारे मुल्क के जो मुआशरती हालात है, हमारी सोसाइटी के, कभी हम सुनते हैं देखो 10 साल बच्ची को ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया गया, घरेलू मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, एक 14 साल का लड़का पुलिस उसको हिरासा कर रही थी, बाप को दिल का दौरा पड़ गया, बहनें उसके लिए जा रही थी, उनको भी अब्यूज किया गया, सेक्सुअली हिरासा किया गया। हमारी सोसाइटी आज जहां खड़ी है, इसमें आप नहीं समझती कि जिम्मेदार सबसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं जो लीडर बनते हैं और आज इस नहज पे ला खड़ा किया है पाकिस्तान को? मैं जी एक बात, अगर आप मुझे इस हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कोई कम अज कम भी 15 और जड़ावाला में भी आज साल इंतहाई अफसोसनाक जी सानिया हुआ है, उसको भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। जी, जो जड़ावाला का आज वाकया है वो सिर्फ अफसोसनाक नहीं है, वो काबिल मजम्मत नहीं है मेरी नज़र में, वो काबिल शर्मिंदगी है। और उसके ऊपर जो उसके पीछे जो मुल्जिमान हैं उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पॉलिटिशियंस रिस्पांसिबल है सोसाइटी के साल में? नहीं जी, सिर्फ पॉलिटिशियंस रिस्पांसिबल नहीं है। मैंने 15 साल इस इशू पे काम किया हुआ है सियासत में आने से पहले, इसलिए मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर सकती हूँ आपके साथ। लेकिन इसमें सिर्फ सियासतदान रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें हमारा करिकुलम बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमारा जो बहुत सारी जो मैनिपुलेशन हुई है रिलीजन के नाम पर और फिर जोग्राफिया के नाम, पाकिस्तान के नाम पर, हीरोइज्म की स्टोरीज के नाम पर, इसके अंदर फिर हमारा जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हमने प्लेटफॉर्म्स यंग लोगों के लिए खत्म कर दिए। फिर हमने डिक्टेटरशिप इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि जब भी डिक्टेटरशिप रही कंट्री को मोनोलॉग पर लेकर गए, चीजें बंद की गई, लोगों के जहन बंद किए गए। कभी भी जहन साजी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिव थिंकिंग की यहाँ पर गुंजाइश पैदा नहीं की गई, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे गिर्द में मॉब साइकी, जो मॉब लिंचिंग साइकी हमने डेवलप कर दी। यंग लोगों के अंदर तशद्दुद है, ये जिसकी अलामतें हैं ये सारी। मैडम ऑफ कोर्स यंग लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी अगर पीएचडीज धक्के खाएंगे, महंगाई उरूज पर होगी। तो हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख इंसानों को कुफ्र पर मजबूर कर देती है। हमने शायद अपनी नौजवान नस्ल को वो नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मैं इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में है, क्यों हम किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? मजहबी अदम बर्दाश्त, सियासी अदम बर्दाश्त, मुआशी अदम बर्दाश्त, मुआशरती अदम बर्दाश्त, एंड यू नेम इट। एक ब्रेक लीजिए, फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर।
ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत सीरियस मैटर अब मैं डिस्कस करने लगा हूं अपने प्रोग्राम में। एक बीमारी है जो दुनिया भर में फैल रही है, उसका नाम है इस्लामोफोबिया, जिसके जरिए इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम जो अमन का मजहब है, जो मोहब्बत और प्यार का मजहब है, उसको शिद्दत पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक बीमारी ऐसी है जो मुसलमानों में फैल रही है, जिसका नाम है अदम बर्दाश्त। मुसलमान आजकल बर्दाश्त करने को किसी को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आज जनावाला के सानहे का जिक्र करूंगा, क्योंकि यकीनन मुबैना तौहीन कुरान के ऊपर जिस तरीके से मुसलमानों ने रिएक्शन दिया, कानून अपने हाथ में लिया, इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि हमारा दीन किसी भी मुसलमान को इजाजत नहीं देता जो आज उन्होंने किया है। लेकिन मेरी राय से बेहतर है मैं उलमाए कराम से पूछूं। मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा बेहतरीन कमाल पैनल, उलमाए कराम का तारुफ करवाता चलूं। सबसे पहले अल्लामा शबीर मेस्मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आपने अपना वक्त दिया। हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और मुफ्ती नूर रहमानी साहब बेहद मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अल्लामा साहब, मेस्मी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमारा दीन हमें इजाजत देता है करने की जो हुआ जनावाला में? क्या मुसलमानों के पास ये राइट है दीन के मुताबिक? जी अल्लामा शबीर मेस्मी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कोई छुपी बात नहीं है कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है। इस्लाम का सबसे पहला नारा जो है वो सलामुन अलैकुम है। ठीक है, ठीक। अब ये सलामुन अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती। ठीक। हम आगे देखते हैं कि आज के ज़माने में ये सलामती की बात तब्दील होकर एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली गई, एक तरफ, दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया की तरफ चली गई है। और इससे इस्लाम को और मुसलमानों को जितना नुकसान हुआ है उसकी कोई हमारे पास वही लिमिट ही नहीं। मैं समझता हूँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि जो कुरान और सुन्नत की सही तालीमात हैं उसको हमने लोगों तक नहीं पहुंचाया। और फिर पाकिस्तान के अंदर अफगान जिहाद या अफगान वॉर का एक बहुत बड़ा उन्सर सामने आ गया। छोटे छोटे स्टूडेंट्स को खिदमत के लिए ले जाया गया। जी हाँ। अब जो वापस आए हैं तो जाहिर है कि उनके अंदर तो जिहाद का जज्बा पैदा हो गया। ब्रेन वॉश्ड, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करने से एहतियात करता हूँ। मैं कहता था कि जिहाद का जज्बा तो हकीकी जिहाद का जज्बा है ना, एक चीज है ना, लेकिन उनको ये तशखीस नहीं दी गई कि ये जिहाद करना कहाँ है, ये जिहाद होना कहाँ है, ये जिहाद किसके खिलाफ होना है। बिल्कुल सही। तो ये मसला बना है। जब तक हम उस अफगान वॉर के असरात को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से बाहर नहीं निकालेंगे और कुरान और सुन्नत की वाकई तालीम नमाज जुमा से, मदरसों में और जहाँ जहाँ पर भी वाज और नसीहत की बात है, ठीक, ये चीज जो वाकया हुआ, ये वाकया अगर हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता तो हमें वहाँ से चेक करना पड़ेगा ना कि अगर वहाँ पर किसी ने तौहीन की तो क्या हुआ, ठीक, तौहीन करने वाले को क्या सजा दी गई, मुसलमानों ने, असहाबे किराम ने क्या रद्द अमल दिया, है ना। ठीक है अल्लामा साहब, अब शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं नूर रहमानी साहब को भी। नूर रहमानी साहब, आपकी नज़र में हमें क्या तारीख बताती है इस्लाम की? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से हमें समझाया है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, ताजदार मदीना, ताजदार खत्म नबुव्वत हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आया कि ये वाकया जिस तरह बयान किया जा रहा है उस तरह हुआ है या नहीं। पहली बात तो ये है, अगर ये वाकया नहीं हुआ और खामखा एक इल्ज़ाम है, पहली बात मैं करूँ तो वो एक अलग पहलू में है। और अगर ये वाकया हुआ है तो फिर मुसलमानों का रवैया किस तरह होना चाहिए? आए कि खुद हाथ से इंतकाम लेना चाहिए
तो बात याद रखिएगा, इस्लाम सलामती का मजहब है। इस्लाम आपको एक तरीके से हिफाजत देने का मजहब है। ठीक है, ध्यान में याद रखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान की जो तालीमात है, इससे बरक्स है जिस तरह आज का मुसलमान करता है। अगर कोई शख्स इस तरह तौहीन कुरान करता है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, किसी भी फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उठाए और मुआशरे का अमन तबाह बर्बाद कर दे। अगर ऐसा मामला हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं। आप इदारों में जाके रिपोर्ट करवाएं और फिर इदारे इस बात का एक्शन लेंगे और एक्शन लेते हैं। हमारे तमाम इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह बिल मौजूद हैं, हमारे पास इस तरह की दफात मौजूद हैं, शिक मौजूद हैं कि जिसके अंदर आइन इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो किसी भी मुसलमान को इस तरह का इक़दाम नहीं करना चाहिए। और फिर आइए देखिए इस्लाम में किस तरह ज़िम्मी के हुकूक हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम रियासत मदीना को देखते हैं और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत राशिदा को देखते हैं तो उसमें तमाम ज़िम्मियों के हुकूक थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक हदीस है कि अगर कोई मुसलमान किसी ज़िम्मी को, अब ज़िम्मी में आप अहले किताब ले लें या वो लोग जिन्होंने टैक्स देके मुसलमानों की कंट्री में रह रहे हैं, अगर वो किसी को मुसलमान उसको कत्ल कर दे तो शरीयत मुतहरा की रोशनी में वो मुसलमान कत्ल किया जाएगा क्योंकि उसने किसी ज़िम्मी को बेगुनाह कत्ल किया। तो यहाँ तक हुकूक है। इसमें हमारी रियासत का बड़ा अहम किरदार है कि रियासत इस तरह के इक़दाम करे और जो शरपसंद लोग हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए ताकि आइंदा कभी भी इस तरह के इक़दाम ना हो। मुफ्ती नूर साहब, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने तो सैयद शुहदा के कातिलों को भी माफ कर दिया था, उस हिंदा को भी माफ कर दिया था, वैशी को भी माफ कर दिया था, कहा था मेरे सामने दोबारा नहीं आना। आज हम इतना अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों हैं? जंग में तो हमें मना किया था किसी पौधे, किसी जानवर, किसी औरत, किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाना, जब तक वो हमला ना करे हम हमला ना करें। आज हम क्यों हमला करने की हमेशा पहल करते हैं नूर रहमानी साहब? और स्वीडन में तो चले कुरान जलाया गया, बेहुरमती की गई, दुनिया भर में एहतजाज हुआ, लेकिन पाकिस्तान में एक मुबैना इत्तला पर एक शख्स की गलती के ऊपर पूरी बरादरी को नुकसान पहुंचाना, ये कहां का इस्लाम है? ये कहां के मुसलमान है? सबसे पहले तला भाई, जिस तरह आपका एक अंदाज है मुझे इसलिए अच्छा लगा कि एक मुसलमान होने के नाते पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जब धब्बा लगता है तो एक मुसलमान को इसी तरह तकलीफ होती है जिस तरह आपको हुई है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम दायम रखे जो उम्मत मुस्लिमा के लिए आपके दिल में दर्द है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान से दूर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हैं। हम फतेह मक्का देखते हैं, वो लोग कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम पर सख्ती की, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत करने पे मजबूर किया, मलिकतुल अरब अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत का सबब बने, जनाब अबू तालिब के इंतकाल का सबब बने जो नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा थे। उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का आते तमाम लोगों को मुआफ कर देते हैं। और फिर खैबर के जंग में जब मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा को अल्लाह के नबी भेजते तो जो आपने कहा इसी का अल्फाज थे कि अली जो तुम पे तलवार ना उठाए तुम उस पर तलवार ना उठाना, जो हरा दख्त है उसको ना काटना, क्योंकि ये सिर्फ अली को मुखातिब करके पूरी तमाम इंसानी को मुखातब किया जा रहा है और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के इक़दामात करते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से दूर है, वो अल्लाह के नबी की तालीम से जाहिल है, अपनी जहालत की वजह से इस तरह के इक़दामात उठाते हैं। अल्लाहु अकबर। और क्या इन लोगों को मुसलमान कहा जा सकता है? मैं नहीं समझता कि ये लोग मुसलमान कहलाने के लायक होंगे नूर रहमानी साहब, जो इस तरह की हरकत करेंगे। अल्लाह ताला इनको फहम अता फरमाए, उलमाए हक से राब्ते में रहें। उलमाए हक और लेकिन उलमाए हक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त नूर साहब, वो अपना हक अदा करें इस वक्त। देखिए अभी मुझसे पहले शब्बीर भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। शब्बीर भाई भी एक आलिम दीन है, मैं भी एक आलिम दीन हूँ। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, जहाँ उलमाए हक मौजूद है वहाँ उलमाए सो भी मौजूद हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हैं जो जोड़ना जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत अफसोस के साथ इस कायनात में, बिलखुसूस पाकिस्तान में, कि जिनका काम सिर्फ इंतशार इफ्तराक फैलाना होता है, जिनका काम मिल्लत इस्लामिया को पारा पारा करना होता है, जहाँ कुफर के फतवे बड़े आसानी से दिए जाते हैं, जहाँ कत्ल करने को नाउज़ुबिल्लाह जहाज समझा जाता है, यहाँ ऐसे लोग हैं रियासत का काम है कि उनको हैंग करें। बिल्कुल ठीक। अल्लामा शबीर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि उलमाए हक का इस वक्त किरदार क्या होना चाहिए?
देखिए, उलमा हक का इस वक्त कहें कि हमेशा कहें या आइंदा कहें, किरदार ये कि कुरान और सुन्नत की सही तालीम देकर अपने मफादात को, अपने सियासी अगराज व मकासद को, अपने पता नहीं पब्लिसिटी के मसाइल को छोड़कर और उम्मत मुस्लिमा को वो तालीम देनी चाहिए जो हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और उनको ये बताया जाए कि किसी भी रियासत में कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, और ये भी बताया जाए कि इसकी वजह से मेरा प्यारा मुल्क इतना सफ़र कर रहा है, मेरे मुल्क के खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। ये अगर हम अपने नौजवानों को सिखाएंगे, नौजवान पाक तबीयत का होता है, तो उसे आप खूबसूरत बातें समझाएं, उनकी रकम की, कुरान मजीद की, इत्तेहाद की, वहदत की, मोहब्बत की, तो वो फिर फूल इश्क फैलाएगा, इश्क मोहम्मदी का। और मैं दुआ करता हूँ कि मैं एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकल आए इंशाअल्लाह ताला। और इसीलिए ये जो बिल पास किया, हम इसके खिलाफ आवाज इसलिए उठा रहे हैं। इसमें कलिमतुल हक़ युरादु बिल बातिल, न असहाब की तौहीन कहीं लिखी है कि हम करते हैं या कोई करता है, न उम्महातुल मोमिनात की कोई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमईन, न क्या कहते हैं अहले बैत की कोई तौहीन नहीं करता है। दो तरफ के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि चीजें चलती रहें अपने मफादात में, हम अपना वजीफा अदा करें ताकि मेरा प्यारा मुल्क इन साजिशों से आज़ाद हो जाए। आमीन। अल्लामा शबीर मेसमी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपका बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे। हनीफ कुरैशी साहब की लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस थी टेक्निकल, जिसकी वजह से हम उनसे गुफ्तगू नहीं कर पाए। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर हम कुरान पाक का भी मुताला करें, तफसीर कुरान पाक पढ़ें, अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। सैडली हम पहली वही को भूल जाते हैं, इकरा, पढ़। अगर हमने पढ़ा होता तो हम ऐसे काम ना करते। क्योंकि आज जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर गिरजा घरों को आग लगाई जा रही है, इंजील को जलाया जा रहा है और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आका दो जहां रहमतुल आलमीन वजह तख्लीक कायनात इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इनफैक्ट बहुत उदास होंगे कि आज मुसलमानों का क्या हाल हो गया है। इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया की साजिश है जिसमें आज पाकिस्तान को, जनावाला को इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि सियासतदानों की जानिब से मजम्मत तो आ रही है, लेकिन इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जिस मुआशरे में चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, ज्यादती करने वाले को सरेआम लटकाया नहीं जाएगा, वहाँ से जुर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही इस्लाम को समझने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो हाजत को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।